नमस्कार, मैं अभिषेक गुप्ता उत्तर प्रदेश के भावी शिक्षकों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अच्छी से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। चलिए देखिए, जैसा कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था कि आपको इंग्लिश पढ़ना है और उसी इंग्लिश के क्रम में मैंने आपको 2 पार्ट तक का वीडियो दिया था। आज ये पार्ट 3 है, यानी इंग्लिश का आपका पार्ट 3 का वीडियो आपको दिया जा रहा है। आप इसको अच्छे से देखें और यकीन मानिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो इंग्लिश का ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा, आपके एग्जाम के लिए भी होगा और साथ में अगर आप मान लीजिए सीटेट की भी प्रिपरेशन करते हो, वहाँ भी आपके लिए ये इंग्लिश का वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। बाकी पहले तो आपका मेन फोकस डीएलएड है, क्योंकि इसमें 25 नंबर की जो इंग्लिश आती है उसमें ये जो पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मेथड ऑफ टीचिंग, उससे करीब 5-6 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इस पार्ट को अच्छे से देखिए। चलिए, तो इसी क्रम में मैं आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। आइए जो है देखें, मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी। इसके पहले मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। पहला मैंने आपको बताया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पार्ट 1 का जो वीडियो मेरा गया था उसमें स्टार्टिंग ही मैंने किया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अच्छा देखिए, अभी आपको बुक भी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि मार्केट में ना अभी कोई बुक आई है, ना कोई गाइड आया है, ना कोई अभी सीरीज भी आई है सेकंड सेमेस्टर की, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर भी नहीं हुआ है। और आप ये भी नहीं कह सकते क्योंकि आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर कंप्लीट भी हो गया है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, मान लीजिए पेपर नहीं हुआ तब भी यहाँ से आप इंग्लिश की क्लास देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसको अच्छे से देखा करिए और देखने के बाद आपको जो भी अच्छा बुरा लगे आप कमेंट्स भी जरूर किया करिए। चलिए, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मैंने पढ़ाया था और दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड के बारे में। 2 मेथड मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। उम्मीद करता हूँ आपने ये दोनों मेथड देखा होगा और इसको अच्छे से नोट्स भी बनाया होगा और बातें आपको मेरी समझ में आई भी होंगी। आइए इसी क्रम में मैं आज स्टार्ट करता हूँ एक नया मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये है डॉक्टर बेस्ट मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, क्वेश्चन इससे कन्फर्म है, इससे भी आते हैं। डॉक्टर बेस्ट मेथड। जो अगला मेथड है वो है डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड, आप लोग इसको हेडिंग में डाल सकते हैं और एक नोट्स के रूप में इसको बनाते भी चलिए। जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आप इसको नोट्स बना भी दीजिए। नोट्स अच्छे से अगर आप बना लेंगे तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। इसके अलावा आपको कोई बुक बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे एक वादा है। चलिए देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारी स्किल्स होती हैं वो 4 स्किल्स होती हैं ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 स्किल्स होती हैं। पहला लिसनिंग होता है, दूसरा बताइए क्या होता है, स्पीकिंग होता है, तीसरा क्या होता है, रीडिंग होता है और चौथा क्या होता है बताइए, राइटिंग होता है। मैंने 4 स्किल्स आपको पहले ही वीडियो में बताया था, पहले ही लेक्चर्स में बताया था कि 4 स्किल्स होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये चीज़ें आपने हिंदी में पढ़ी होंगी, यही स्किल्स आपकी इंग्लिश में भी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक ना। देखिए, तो डॉक्टर बेस्ट मेथड जो है ये क्या करता है, देखिए डॉक्टर बेस्ट मेथड जो है ये जो फोकस करता है वो मेन फोकस करता है किस पे, वो फोकस करता है केवल रीडिंग पे। ये किस पे फोकस करता है बताइए, केवल फोकस करता है रीडिंग पे। इसके अलावा ये और कोई स्किल पे फोकस नहीं करता, केवल फोकस करेगा रीडिंग पे। यानी इन्हें केवल रीडिंग से मतलब है, बाकी किसी भी चीज से इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इनका जो मेथड था, आप कहोगे कि इन दिस मेथड द मेन फोकस इज ऑन रीडिंग। द मेन फोकस इज ऑन रीडिंग। इन दिस मेथड द मेन फोकस इज ऑन रीडिंग। यानी इस मेथड में जो मेन फोकस किया जाता था वो किस पे किया जाता था, केवल रीडिंग पे किया जाता था। ना राइटिंग पे इन्होंने कोई फोकस किया, ना स्पीकिंग पे किया और ना ही लिसनिंग पे किया। मेन फोकस इन्होंने किस पे किया, केवल रीडिंग पे किया। बस पहला पॉइंट समझ में आया ना, द मेन फोकस इज रीडिंग, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है इनका। दूसरा पॉइंट ये था, देखिए आपने एक शब्द सुना होगा वोकैबुलरी, आपने सुना है ना।
वोकैब, वोकैब में क्या आता है आपका? वोकैब में जैसे आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आता ही नहीं आता? हमने इंटर में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, आइडल्स फ्रेज हो गए, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो सब किस में आती है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड की एक शब्द के लिए अनेक शब्द जिसे कहते हैं, मतलब कहने का मतलब पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, और मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गई, एक शब्द के लिए अनेक शब्द हो गया। बात समझ में आ रहा ना? जो आप हिंदी में पढ़ते हैं उसी को इंग्लिश में वोकैब कहा जाता है। आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे, हमें इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हालांकि आप सारी चीज़ें पढ़े हैं ये सारी चीज़ें। तो जो वोकैब होता है, यानी वोकैब में जो सारी चीज़ें आती हैं, तो दूसरा इनका मेन पॉइंट ये था, इन्होंने जो दूसरा फोकस किया वो वोकैब पे किया है। किस पे किया है? वोकैब पे किया है, वोकैबुलरी पे किया है। कहने का मतलब है, आप कहेंगे सर, आप ये कहेंगे द मेन फोकस, द सेकंड मेन फोकस, ऐसा कहेंगे आप। इन दिस मेथड द सेकंड मेन फोकस, यानी जो दूसरा मेन फोकस था, द सेकंड मेन फोकस ऑन किस पे? ऑन वोकैबुलरी, ऑन वोकैबुलरी, ठीक ना। पहला फोकस रीडिंग पे और दूसरा फोकस किस पे किया था? वोकैब पे किया था। किस पे किया था? वोकैब पे किया था। वोकैब मतलब वही सब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें, ठीक ना। तो दो पॉइंट्स आपको समझ में आई होगी, उम्मीद मैं यही करता हूँ। पहला रीडिंग पे फोकस किया, दूसरा किस पे फोकस किया? दूसरा वोकैब पे इन्होंने फोकस किया था। इन्होंने कहा कि वोकैब अगर हमारा मजबूत है, हालांकि सही बात है, अगर जिसका वोकैब स्ट्रांग है उसको फिर इंग्लिश में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये जान लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हाई कंपटीशन की मैं बात नहीं करता हूँ एसएससी, क्योंकि ये मेरा कोई व्यू तो है नहीं कि एसएससी में हम जा रहे हैं, हम तो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप टेट का भी एग्जाम देते हो, टेट में भी अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो वोकैब से करीब 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हो तो सीटेट का देखो पैटर्न कुछ अलग होता है इंग्लिश का। इसमें 15 नंबर तो मेथड ऑफ टीचिंग से आएगा, जो आप पढ़ रहे हो 15 नंबर सिक्योर मेथड ऑफ टीचिंग से आता है, और 15 नंबर जो आता है, जैसे आपने अनसीन पैसेज पढ़ा होगा इंटर में। अनसीन पैसेज क्या होता था? जैसे पैसेज दे दिया जाता है, इसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सेम 15 क्वेश्चन वहां से आते हैं, 15 क्वेश्चन इससे आते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मेथड ऑफ टीचिंग से। तो ये तो सीटेट का हो गया इंग्लिश जो है, ठीक ना। तो वोकैब जो है टेट के अगर आप एग्जाम देंगे इंग्लिश से लेकर, तो इसमें लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आपके वोकैब से आते ही आते हैं। तो जिनका वोकैब मजबूत रहता है उनको फिर इंग्लिश में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है। हालांकि वोकैब बहुत जल्दी तैयार भी नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स होता है, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ तैयार हो जाती है जो है। तो देखिए, पहला मेन फोकस रीडिंग पे, दूसरा मेन फोकस किस पे? वोकैब पे, ठीक ना। इतनी दो बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको अच्छे से नोट्स पॉइंट वाइज बना भी लीजिए जो है। पहला मेन फोकस रीडिंग, दूसरा मेन फोकस किस पे? वोकैब पे। तीसरा देखिए मेन फोकस क्या था? तीसरा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमें बच्चों को ग्रामर का रूल नहीं पढ़ाना है। देखिए इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा हमें बच्चों को ग्रामर नहीं रटवाना है कि हम ग्रामर रटवा दें। अब ग्रामर रटवाने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हमें एक्टिव पैसिव का रूल बताएं, तो हमें ये नहीं करना है, पहले क्या रखेंगे? पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर इजमार मतलब हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, इसके बाद जो है बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। नहीं, हमें ये रूल नहीं बताना है, हमें ग्रामर का कोई रूल ही नहीं बताना है। हमें केवल क्या करना है सर? हमें ये करना है कि बच्चे को आप रीडिंग करने दीजिए, बच्चे को आप अपने आप रीडिंग करने दीजिए। बच्चा जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए। अगर मान लीजिए बच्चा स्टोरी पढ़ रहा है तो उसको अपने आप पढ़ने दो, फालतू उसमें अपना नियम ना लगाने लगिए जाकर जो है। उसमें आप ग्रामर का रूल मत बताने लगो उसको, बस में आ रहा है ना। तो तीसरा मेन फोकस ये था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तीसरा ये बताया, इन्होंने कहा स्टूडेंट्स आर नॉट ओवरलोड ऑफ ग्रामर। स्टूडेंट्स आर नॉट ओवरलोड ऑफ ग्रामर, यानी बच्चे को ग्रामर का लोड मत दीजिए, बच्चे को ग्रामर के बारे में एकदम प्रेशर मत कर दीजिए कि नहीं सेकंड पेपर इंग्लिश ग्रामर एकदम रटो, चाहे जैसे रटो। नो, इसको उनको केवल नेचुरली आप पढ़ने दीजिए, वो पढ़ते पढ़ते ही सारी चीजें सीख जाएंगे। बस समझ में आ गई ना।
तो पहला रीडिंग पे फोकस किया, दूसरा वोकैब पे फोकस किया, और तीसरा इन्होंने जो फोकस किया वो बताइए किस पे किया। उन्होंने कहा स्टूडेंट्स आर नॉट ओवरलोड ऑफ ग्रामर, यानी स्टूडेंट्स को ग्रामर का ओवरलोड मत होने दीजिए। 3 चीजें बस समझ में आई ना। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए अगला पॉइंट ये है, अच्छा बताओ, जैसे रीडिंग पे इन्होंने फोकस किया है ना, इन्होंने किस पे फोकस किया, आपको अभी रीडिंग में फोकस किया है, तो बताइए जब इन्होंने रीडिंग में फोकस किया है इसका मतलब इनका जो मेन पॉइंट था, ये जो मेन पॉइंट कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि बच्चों को लिटरेचर पे फोकस करने दीजिए। बच्चों को किस पे फोकस करने दीजिए, लिटरेचर। लिटरेचर मतलब क्या होता है, साहित्य। लिटरेचर मतलब साहित्य, यानी बच्चों को LITURATUR, हाँ, बच्चों को किस पे फोकस करने दीजिए, बच्चों को लिटरेचर पे फोकस करने दीजिए। कहने का क्या मतलब है कि आप उन्हें ग्रामर का रूल ना बताइए, उन्हें क्या कीजिए, उन्हें आप बुक्स दे दीजिए, और जैसे आप उन्हें बुक्स देंगे वो क्या करेंगे, उस बुक्स को अपने आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये रीडिंग पे फोकस कर रहे थे। तो बुक्स दीजिए और वो बुक्स पढ़ेंगे, और बुक्स पढ़ने के साथ साथ उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर इंग्लिश के प्रति क्या होगा, एक इंटरेस्ट जगेगा। यानी जब बुक्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक उनको इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगा। तो कहने क्या मतलब है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि in this method it develops क्या, the taste in literature, the taste in literature. In this method it develops the taste in literature. ठीक ना। इन दिस मेथड इट डेवलप्स द टेस्ट इन लिटरेचर, यानी बच्चों को क्या करने दीजिए, बच्चों को लिटरेचर में टेस्ट उत्पन्न होने दीजिए। वो लिटरेचर अपने आप पढ़ेंगे, और जैसे जैसे वो लिटरेचर पढ़ेंगे उनके अंदर इंटरेस्ट खुद ही आने लगेगा, किसके प्रति, इंग्लिश के प्रति। बस समझ आया। तो ये इनके 4 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट्स क्या था, आप बताएंगे कि इन्होंने फोकस किया था किस पे, रीडिंग स्किल पे। किस पे फोकस किया इन्होंने, केवल रीडिंग स्किल पे फोकस किया। दूसरा इन्होंने फोकस किस पे किया, बताएंगे इस पे, वोकैब पे फोकस किया। तीसरा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सर ये बताया कि बच्चों को ग्रामर का आप रूल मत बताइए, उनको ओवरलोड मत कीजिए ग्रामर के रूल से, वो अपने आप पढ़ते हुए चले जाएंगे। और चौथा इन्होंने क्या बताया सर, इन्होंने ये बताया कि बच्चों को जो लिटरेचर है आप उनको पढ़ने दीजिए। वो जैसे जैसे लिटरेचर पढ़ते जाएंगे इंग्लिश के प्रति उनका जो इंटरेस्ट है वो अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना। तो ये 4 पॉइंट्स जो कि डॉक्टर बेस्ट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आप जब इजी नोट्स खरीदेंगे उसमें देखेंगे जो पिछले वर्षों का जो पेपर हुआ लास्ट ईयर का 15, 16, 17 का, उसमें डॉक्टर बेस्ट मेथड से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं जो है, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए, ये तो इनका जो है इनकी प्रॉपर्टी थी मेथड की, लेकिन इस मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स मतलब अवगुण, दोष। इस मेथड के कुछ दोष भी हैं। वो दोष क्या है, देखिए दोष ये है, जैसे इन्होंने फोकस किस पे किया, केवल आप कहोगे सर फोकस किया केवल क्या, रीडिंग पे। केवल किस पे फोकस किया, रीडिंग पे। तो आप बताओ, केवल बच्चा अगर रीडिंग ही करेगा, राइटिंग नहीं करेगा, तो क्या वो अपने एक्सप्रेस को, उसका जो एक्सप्रेशन है, क्या वो कभी उसको एक्सप्रेस कर पाएगा, यानी उसकी जो फीलिंग्स है, उसके जो थॉट्स हैं, क्या वो उसको कभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा, बताइए, नहीं कर पाएगा ना। जैसे मान लीजिए केवल आपको पढ़ने के ही केवल कह दिया जाए, आपको बोलने के लिए ना कहा जाए, तो आपने जो पढ़ा उसको कैसे बताओगे आपने क्या पढ़ा, कभी अपने थॉट्स सब बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो कहने का मतलब है इनका जो मेन डीमेरिट्स था, पहला जो इनका दोष था वो यही था कि इन्होंने लिसनिंग पे और किस पे, स्पीकिंग पे, देखिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, लिसनिंग, स्पीकिंग,
लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, इन 3 चीज़ों में उन्होंने कभी भी फोकस नहीं किया। इस वजह से ये इनका सबसे बड़ा डिमेरिट्स था। बस में आ रहा ना। आप कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे कि इन दिस मेथड इट इज टोटली अवॉइड। क्या किया गया? इसको टोटल अवॉइड कर दिया गया। किसको? लिसनिंग को, स्पीकिंग को और किसको? राइटिंग को। देखो जो शब्द है, आप शब्द को रटाना नहीं है। आप इंग्लिश इतने खुद जानकार हैं, सरल शब्दों में ही आप लिख सकते हैं। इसको आपको कोई बुक, कोई इजी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई गाइड पढ़ने की जरूरत है। ये सारे मेथड्स खाली दिमाग में आप सेट कर लीजिए एक बार, और आप इसको अपने लैंग्वेज में खुद ही लिख सकते हैं। और इंग्लिश में जो नंबर मिलता है वो आपके लैंग्वेज पे ही मिलता है। आप जो लैंग्वेज में लिखेंगे नंबर उसी में मिलता है। ये नहीं कि आप इजी नोट्स से पढ़कर रट्टा मारो। अब इजी नोट्स में इतना लंबा लंबा लिखा है कि उसमें फिर पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। जो ये सारी चीज़ें वो बहुत ही ईजी होती हैं, इसको आप अपने आप ही लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे सर? आप ये लिखेंगे इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या किया गया? द इग्नोर। अब देखो, चाहे आप उसको इग्नोर कहो या आप चाहे जो है, अभी मैंने क्या शब्द बोला था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इग्नोर चाहे भी, या चाहे इसको क्या कीजिए, अवॉइड। हाँ, अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, ठीक ना। हाँ, इस पे जो है इन्होंने क्या किया, इन मेथड को इग्नोर किया। किसको किसको बताइए? स्पीकिंग को, राइटिंग को और किसको? लिसनिंग को। ठीक, फोकस इस पे किया था। मैंने बताया था क्या रीडिंग पे। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए इनका क्या दोष था। दूसरा दोष ये था, अच्छा देखो, आप हमें खुद बताओ, अगर आप लगातार रीडिंग ही करोगे और आपसे कोई एक्टिविटी ना कराई जाए, जैसे आपको कहा जाए पढ़ो 2 घंटे, आपसे केवल पढ़ने के लिए ही कह दिया जाए, ना आपसे कहा जाए आप उसको मतलब जो पढ़े आप उसको नोट्स ना बनाइए, ना आप उसको एक्सप्रेस कीजिए, ना आप स्पीकिंग कीजिए, तो क्या आप बोर हो जाओगे? नहीं हो जाओगे? बताओ। पढ़ते पढ़ते 2 घंटे 3 घंटे आप लगातार पढ़ ही रहे हो, तो आप बोर होंगे कि नहीं होंगे? बताइए। देखिए, रीडिंग हम कब तक कर सकते हैं? जैसे रीडिंग हम थोड़ी देर के लिए कर लें, इसके बाद जो हमने रीडिंग किया है, जब हम उसका नोट्स बनाते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट होती हैं। हम क्यों रीडिंग कर रहे हैं? अब इन्होंने केवल बताया था क्या? इन्होंने बताया केवल बेटा आप रीडिंग करो, राइटिंग करना ही नहीं है। तो जब राइटिंग बच्चा नहीं करेगा तो बताइए, बच्चे को जो क्लास लगेगी वो बोरिंग लगने लगेगी कि नहीं लगने लगेगी? बताइए। बच्चे को क्लास बोरिंग लगने लगेगी कि नहीं लगने लगेगी? तो दूसरा इनका जो डिमेरिट जो है वो यही है। इन दिस मेथड, यानी इस मेथड में क्या होता था, जो बच्चा होता था वो क्या होता था, वो डल होने लगता था। बच्चा क्या होने लगता था? बताइए, डल होने लगता था। यानी बच्चे की जो इंटरेस्ट थी वो डल होने लगती थी। डल मतलब कम होने लगती थी। बच्चा बोर होने लगता था। बच्चा क्लास में क्या करता था, उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले पाता था जिस तरीके से उसे इंटरेस्ट लेना चाहिए। बस समझ में आ रहा है ना? 2 चीज। पहली चीज मैंने क्या बताया आपको सर? पहली चीज मैंने ये बताई कि इस मेथड में क्या होता था, इस मेथड में केवल रीडिंग पे फोकस किया गया, जो कि सबसे बड़ा क्या है, डिमेरिट्स है। दूसरा क्या बताया सर मैंने आपको? मैंने ये बताया कि रीडिंग करते वक्त बच्चा क्या होने लगेगा, बच्चा डल महसूस करने लगेगा, बच्चा बोरिंग महसूस करने लगेगा। यानी आप कहोगे, आप ये कहेंगे इन दिस मेथड ओनली रीडिंग, केवल रीडिंग से द चाइल्ड, यानी जो बच्चा है वो फील्स, अनुभव करता है, डल मतलब बोरिंग, मतलब ही डिड नॉट टेक इंटरेस्ट ओनली रीडिंग, यानी वह केवल रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता। यानी आप कई लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने का थोड़ा सा मेथड पता, आप कई लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। केवल बातों को समझें आप, जो है बात समझ में आ रहा है ना? तो ये 2 मेथड, ये 2 इसका क्या था, डिमेरिट्स था। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा ये था कि अगर हमें बच्चे का पूरा डेवलपमेंट चाहिए, यानी बच्चे का अगर हमें होल डेवलपमेंट चाहिए, उसकी माइंड, उसके क्रिएटिविटी माइंड चाहिए, तो क्रिएटिविटी माइंड के लिए क्यों हम रीडिंग पे फोकस करेंगे? बताइए। क्रिएटिविटी माइंड मतलब क्या होता है कि उसका मानसिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी अच्छे तरीके से हो। और मानसिक विकास को रट्टू तोता वाला नहीं मानसिक विकास होना चाहिए। मानसिक विकास मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सृजनात्मकता, आपने पढ़ा होगा ना डीएलएड पार्ट 1 में, सृजनात्मक बच्चे होते नहीं होते हैं, जो क्या करते हैं, जो अपने आप एक्टिविटी रहते हैं। जैसे कोई चीज उनको दे दिया जाए तो वो अब सारी चिंतन करके वो खुद ही जो अपने माइंड को क्या कर लेते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और कई सारी चीजें वो खुद बना देते हैं। हालांकि वो मेरा टॉपिक नहीं है, तो हम इस टॉपिक में नहीं आ रहे हैं। कहने का मतलब है
केवल रीडिंग से हम बच्चे का होल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। केवल रीडिंग से ही हम बच्चे का होल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रीडिंग से बच्चा केवल पढ़ तो लेगा, लेकिन अपने थॉट्स को, अपने विचार को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इस वजह से इनका जो ये था एक तीसरा डिमेरिट्स और हो गया। बस समझ में आया ना? तो सर इसके 3 डिमेरिट्स हैं। कौन कौन है? पहला ये है, पहला देखिए क्या है इनका डिमेरिट्स। पहला ये है कि इन दिस मेथड only focus on reading, not focus writing, listening and speaking। दूसरा इनका जो था डिमेरिट्स वो क्या है कि केवल रीडिंग से बच्चा क्या होने लगेगा, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कम होने लगेगा। तीसरा क्या है? ओनली रीडिंग, यानी केवल रीडिंग से हम बच्चे का होल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डेवलपमेंट द होल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे का हम होल डेवलपमेंट, उसके शरीर का संपूर्ण विकास हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक ना? तो ये इसके 3 डिमेरिट्स थे और इसके जो है 4 क्या थे? 4 प्रॉपर्टीज थी, 4 मेरिट्स हैं और 3 क्या है? डिमेरिट्स हैं। डॉक्टर बेस्ट मेथड अगर आएगा तो आप इस तरीके से ही अच्छे से क्या करेंगे, आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और जो मैंने यहाँ पे लेक्चर आपको दिया है, आप उसको एक एक पॉइंट करके अपने लैंग्वेज में नोट्स भी बना लीजिए। जैसे अगर आप नोट्स बना लेंगे अपने लैंग्वेज में, आपको ये तीनों मेथड जो मैंने पढ़ाया, ग्रामर ट्रांसलेशन पहले पार्ट में पढ़ाया है, डायरेक्ट मैंने दूसरे पार्ट में पढ़ाया है, और यह तीसरा पार्ट है डॉक्टर बेस्ट मेथड। जो नए हैं वो पहले 2 पार्ट देखने के बाद ही इसको देखेंगे। मेरा विश्वास मानिए, अगर आप ये जो मेथड ऑफ टीचिंग कई सारी हैं, अगर मैं उसको आपको अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, यकीन मानिए यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। ये एक मेरा विश्वास मानिए। ठीक है, तो चलिए आप क्या करेंगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखने के बाद आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जब आप कमेंट्स करोगे, क्योंकि देखिए पहला वीडियो मैंने बनाया, दूसरा वीडियो बनाया, व्यूअर उस पर बहुत कम आ रहे हैं। ठीक ना? तो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर वीडियो बनाने का फिर क्या मतलब रहेगा। इसका मतलब आप लोग अच्छे से देखिए। अगर आपको पढ़ना है इस तरीके से, क्योंकि ये अभी इंग्लिश की क्लास है, अगर आप लोग रेगुलर ऐसे देखेंगे, इंग्लिश के साथ साथ मैथ की भी आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। बात समझ में आ रहा ना? तो आप इसको अच्छे से देखते रहिए। बाकी जैसा होगा आप कमेंट्स से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।